गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। तहरीक इंसाफ 3 दिन बाद पेशावर में जलसा करने जा रही है। इस जलसे को बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से मंसूब कर दिया गया है। सवाल ये अहम है कि तहरीक इंसाफ अपने गढ़ पेशावर में जलसे के जरिए वफाकी हुकूमत को आखिर क्या पैगाम देगी। नाकदीन इस जलसे को पार्टी कारकुनों को एक नई डेडलाइन की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस जलसे से कबल आज अपोजिशन जमातों ने इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तनबीह की है कि वो अवामी ताकत से इनकी हुकूमत को गिराएंगे। लेट्स वॉच हिम। शहबाज भाई सुन लो, अवाम की ताकत से हम आपकी हुकूमत को बिल्कुल फारिग करेंगे। अवाम हुक्मरान होंगे इधर, वो हम करेंगे, वो आपको बताना चाहते हैं। हम गालियां देंगे आपको। मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा। हम गिलगित से लेकर कोयटा, बलूचिस्तान, सिंध के शहरों तक ऐसे ऐसे अवामी कर्फ्यू लगाएंगे कि आप वहाँ से गुजर नहीं सकेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई को बहुत ऑफर्स हैं, लेकिन वो उसूलों पर डटे हुए हैं। बानी समझौता करके आज भी रहा हो सकते हैं। देख लें उनका मजीद क्या कहना था। इमरान खान को काफी ऑफर्स है, लेकिन उसका बुनियादी इस वक्त जो मुतालिबा है कि मुल्क इस हाइब्रिड निजाम के तहत नहीं चलेगा। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तमाम इदारों की जुरिस्डिक्शन है वो अपने जुरिस्डिक्शन में काम करें। तो इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहा है और मैं अपने कौम से मुतालिबा करता हूँ कि इमरान खान के साथ इस जंग में अपने शरीक होना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि हम एक गैरतमंद कौम है। हम एक बाइज्जत शहरी की हैसियत से बराबर की ताल्लुक चाहते हैं, बराबर की रिस्पेक्ट चाहते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि अगर मुल्क के आईनी इदारे अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो इनकी क्या जरूरत है। लेट्स वॉच मुस्तफा नवाज खोकर। आज मुल्क की हालत ये हो जाए कि वहाँ के जज साहिबान इंसाफ के मुतलाशी बन जाए, जहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदलिया की आजादी को सल्ब कर लिया जाए, एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर दस्तरस हासिल कर ले, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के जो इंटरव्यूज है उसका प्रोसेस इतना खराब हो जाए कि सियासी जमातों के सरबराहों के घरों के अंदर बैठ के अपॉइंट होने वाले जज साहिबान के इंटरव्यूज हो कि जहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेशन इंतहा को पहुंच जाए, फंडामेंटल राइट्स, इंसानी हकूक बेमायनी होकर रह जाए, रूल ऑफ लॉ तबाह बर्बाद हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट एलियन हो जाए इस सोसाइटी में। इस मुल्क के बड़े बड़े आईनी इदारे अगर इस मुल्क की आवाम के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उनकी जरूरत क्या है। दूसरी तरफ पीटीआई के इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं। शायद इसीलिए बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी हमशीरा अलीमा खान के जरिए पार्टी क़यादत को एक मैसेज दिया है। लेट्स वॉच दैट। जो इख्तलाफात जाती इख्तलाफात हैं उसके अंदर आप कहीं को नुकसान नहीं करेंगे और मैं ये देख रहा हूँ और फिर मैं इसके ऊपर सख्त फैसला करूँगा। और ये मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने इसको बहुत नरम तरीके से पेश किया है। एक बहुत बड़ा इख्तलाफ मुलाकातों के हवाले से है कि किसकी मुलाकात होती है किसकी नहीं होती। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने इस पर स्टेटमेंट दी है, उनको भी देखिए। केस की समाअत है, फैमिली से मुलाकात के दिन भी नहीं है। बैरिस्टर साहब कैसे अंदर चले गए? इमरान खान ने तो तनबीह की थी कि बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी तरह की बातचीत न जारी रखें। उनको फिर कैसे इजाजत मिल गई और कैसे वो? मैं तो जवाब नहीं दे सकता ना। मुझे तो खुद आज आपको पता है खान साहब ने, मुझे भी इजाजत नहीं मिल रही थी। खान साहब ने बॉयकॉट कर दिया प्रोसीडिंग्स का कि जब तक सलमान राजा अंदर नहीं आएंगे मैं हिस्सा नहीं लूंगा। तो जज साहब ने अपना रीडर बाहर भेजा, उनका रीडर मुझे अंदर लेके गया है, वरना इजाजत मुझे नहीं दी गई थी। आज अहम डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की जमानत का अहम केस सुनने जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल में बानी तहरीक इंसाफ को 14 साल जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा हुई थी। दोनों की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त तवील अरसे से हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी। कल की समाअत के हवाले से वकील बानी तहरीक इंसाफ सलमान सफदर ने कहा कि कल 190 मिलियन पाउंड केस में बानी को जमानत मिल सकती है और अगर मिल गई तो वो रहा हो जाएंगे। लेट्स वॉच दैट। 8-9 माह के इंतजार के बाद कल अलकादिर की हियरिंग मैच्योर है और पॉजिटिव बात एक ही मैं बताऊंगा आपको कि इंशाल्लाह ये जमानत का केस है। अगर कल जमानत मियां बीवी की अगर दोनों की हो जाती है तो दोनों की रिलीज कल मैच्योर है, कल उनकी रिलीज तैयार है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितने लीगल केसेस बने थे वो सब के सब एक एक करके खत्म हो चुके हैं। सब या एक्विटल्स हो गए हैं या सस्पेंडेड सेंटेंस यानी कि सजाएं मुअत्तल हो गई हैं या उनमें प्री अरेस्ट हो गई है या पोस्ट अरेस्ट हो गई है, यानी फ्रीडम आज़ादी तैयार है उन तमाम केसेस में।
Fawad Chaudhary and Mohammad Zubair साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. आई स्टार्ट विद यू जुबैर साहब. पीटीआई की नई स्ट्रैटेजी अब यह है कि एक जलसा पेशावर में होगा. फोकस कर लिया उन्होंने कि रिहाई करवानी है खान साहब की. आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी? एक तो फरिया मैं एहतजाज करता हूँ और शदीद कि ये बानी पीटीआई क्या होता है? व्हाट इज बानी पीटीआई? इमरान खान है यार, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो गया और यहाँ हम पाकिस्तान में टीवी पर बैठ के उसका नाम लेते हुए डरते हैं. सो नहीं, मैंने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था. आपकी जो भी मजबूरी है, मुझे इमरान खान ही, मुझे तो समझ नहीं आती बानी पीटीआई क्या होता है. आई थिंक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. ये आई मीन बहुत ही अजीब सी बात है. जहां तक जलसे का ताल्लुक है, खान साहब भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ, नाम भी लेती हूँ वो. अभी आपने लास्ट में खान साहब कहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रोग्राम तो आपने को 25 दफा बानी पीटीआई कहा था. वो विलियम शेक्सपियर, बानी पीटीआई क्या होता है? बिकॉज़ आई एम स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर. विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि डज नॉट मैटर व्हाट यू कॉल अ रोज, इट विल स्टिल बी अ रोज. ठीक है, ठीक. तो पेशावर में जलसा, देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि पीटीआई केपी के बाहर जलसा नहीं कर सकती. एटलीस्ट ओवर लास्ट सेवरल मंथ्स, बल्कि साल से ज़्यादा हो चुका है. क्योंकि अगर उनके पास पावर बेस हो तो वो जलसा करके जो इम्पैक्ट लाहौर में लाएंगे, अगर बड़ा जलसा करते हैं, अगर पिंडी में करते हैं या किसी और जगह मुल्तान में करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए, इमरान खान के लिए और एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट के हवाले से. वो जो अभी आपने महमूद अचकज़ई के हवाले से सुनाया था, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आना था लेकिन आई कुड नॉट ज्वाइन. अब अगर बाकी अपोजिशन जमातों पर ये डिपेंड किया जाएगा कि जी पूरे पाकिस्तान में वो जलसे करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा सके. सबसे ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो इस सब में ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ है. सो आई थिंक उनको हिम्मत करके पेशावर में तो बड़ा जलसा होगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. और पूरे पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, यहाँ से कराची से भी लोग जा रहे हैं, आई नो, सिंध के दूसरे शहरों से, पंजाब से, तो बड़ा होगा. लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा. जलसा करने का तो मकसद ये होता है कि आप अपने हरीफ को ये बताएं कि देखें जी कितना बड़ी सपोर्ट बेस है हमारी. और मैं यहाँ पीडीएम के जब वो एंटी पीटीआई, जब पीटीआई हुकूमत में थी, उनके खिलाफ तो वो हर जगह जलसा करते थे. मुल्तान में भी, पेशावर में भी, सवात में भी, कोयटा में भी, हैदराबाद में, सक्कर में, हर जगह करते थे. बिकॉज दैट्स व्हाट द आइडिया इज, टू बिल्ड अप द स्पोर्ट, टू बिल्ड अप द मोमेंटम. अब अगर ये वन ऑफ एक जलसा करेंगे और फिर उसके बाद 4 महीने तक कुछ नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. Okay, very interesting, Fawad Chaudhary साहब. Thank you so much for joining us. Not just ये जलसा, overall strategy आपको लग रही है पीटीआई की कि कोई प्रेशर डलेगा गवर्नमेंट के ऊपर? देखिए प्रिया, मेरी नज़र के अंदर तो पीटीआई की कोई हैसियत या अहमियत जो है वो अब है नहीं. ना इमरान खान के नज़दीक को पीटीआई की कोई अहमियत और हैसियत है, और ना ही हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक पीटीआई कोई ख़तरा है. खतरा जो है वो इमरान खान है, और इमरान खान की जो ज़ात है वो इस वक्त पाकिस्तान में रेजिस्टेंस की अलामत है. पीटीआई तो 9 मई के बाद, 9 से 20-22 मई के बाद जो है वो पीटीआई डजंट एग्जिस्ट लाइक अ फोर्स, और सारा काडर जो है वो ख़त्म हो गया है. अब जिस तरह ये जलसे की बात हो रही है, तो पेशावर में जलसे की तो कोई अहमियत नहीं है. जलसा बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो गया तो कहेंगे जी हुकूमत वहाँ पे थी और उन्होंने जलसा कर दिया, टीचर आ गए, फलाने आ गए, डजंट मेक एनी डिफरेंस. जलसा तो आपने बहरहाल जब भी होना है, वो लाहौर और इस्लामाबाद वो शहर है जहाँ पे जलसे की कोई इंपॉर्टेंस है, या मैक्सिमम इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी शामिल कर लें, बाकी जगहों के ऊपर तो कोई उसकी अहमियत नहीं है. इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है, जो मुझे लगता है वो लॉन्ग हॉल की गेम खेल रहे हैं. देखिए ना, जो हुकूमत का अंदाज़ा था, और अब तो हुकूमती वज़रा आपके पास आके कहते हैं कि उनका अंदाज़ा गलत निकला, कि वो ये था कि इमरान खान तो नहीं जेल काट पाएंगे, बड़ी जल्दी जो है वो ही विल बी ऑन द नीज और डील कर लेंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने की या बाकियों ने की. लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं हो, ना ही इमरान खान जो है वो तैयार है.
किसी तरह के अपने मामला अपने स्टैंड से एक कदम भी पीछे हटने को। एंड प्रैक्टिकली इट्स इमरान खान की पॉलिटिकल ताकत है। और तो पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, पॉलिटिकल कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। जुबैर साहब आपको कह रहे हैं कि आप इमरान खान का नाम लें या करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल नहीं है, मीडिया को भी अवेलेबल नहीं है, जुडिशरी को अवेलेबल नहीं है, सिविल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो ये पटड़ी जो है ये एक दूसरे से जुदा जुदा चलती जा रही है। अब आगे जंक्शन आएगा, उस जंक्शन के ऊपर क्या कोलिजन होनी है या कि एक आप समझिए कि कोई साथ होना है, या इत्तेफाक होना है, बातचीत होनी है, हमें नहीं पता। क्योंकि जो दोनों फ्रीकैन हैं उन्होंने एक एक कदम पीछे हटना तो दरकिनार, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करने से भी फिलहाल तो इनकारी। हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान से बात करने में। वो समझते हैं अमेरिका हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया से हमारी सेटलमेंट हो गई है, पैसे हम ले आएंगे। इमरान खान को हमने, पीटीआई को, इमरान खान को हमने जिस तरह 2 साल रगड़ा दिया है, यही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और 2-3 साल और हम गुजार लेंगे तो ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे। उधर ये सोच है। और इधर इमरान खान जो है वो आप देखिए जो भी है बहादुरी के तो उनको 100 नंबर देंगे। वो खड़े, उन्होंने जो तमाम अंदाजे थे वो गलत साबित कर दिए हैं एंड ही इज स्टैंडिंग लाइक अ रॉक। सो पाकिस्तान में ये मीडिया, जुडिशरी और अवाम वो इसके अंदर पिस गए। राइट। सो जुबैर साहब, ये जो एक पूरा नैरेटिव है, अभी चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं, ठीक है जेल काटी, लेकिन किस हद तक ये स्ट्रैटेजी भी कारगर है कि आप जेल में ही हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने जेल में ही रहना है, पार्टी चौधरी साहब कह रहे हैं कि इररेलेवेंट है इस वक्त। सो ये तो अगर लॉन्ग हॉल की गेम है, इसमें क्या अचीवमेंट क्या होगी आखिर में? अगर आपकी पार्टी ने ख़त्म ही हो जाना है और बिल्कुल इररेलेवेंट बन जाना है और एंड यू गोइंग टू स्टे इन जेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बीइंग टोल्ड, तो इससे फ़ायदा क्या होने जा रहा है पीटीआई को? एक देखें, जब ये इवेंट चल रहा होता है, जिसको भी सज़ा हुई होती है वो जेल में होता है। अगर आप बड़े बड़े लीडर्स की बात करेंगे, चाहे वो नेल्सन मंडेला थे, तो जाहिर सी बात है 27 साल जब वो जेल में रहे होंगे तो उस वक्त तो जो बहुत ही कोई नज़र नहीं आ रहा होगा ना, कोई रोशनी के कोई यहाँ से निकल सकेंगे। बट एक ज़ाहिर है जद्दोजहद थी। या आप दूसरे इंडो पाकिस्तान में देख लें, गांधी या दूसरे लीडर्स वगैरह ने जो जेलें काटी थी, तो उसका इवेंचुअली जाके तो फ़ायदा होता है। बिकॉज अगर आप रेजिस्टेंस ही नहीं करेंगे, अगर आप कोई डिफाइंस ही नहीं करेंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है फिर आप ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और ये सारी चीज़ें, जमहूरियत और ये सब भूल जाए ना। जाहिर सी बात है पास में भी लोगों ने बड़ी बड़ी मुश्किलात देखी हैं, जेलें काटी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो जाहिर है फांसी की सज़ा उनको भुगतनी पड़ी। तो अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो फिर तो सब खेल ही ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की एक जाहिर सी बात है हिस्ट्री है। जाहिर है इमरान खान अगर कर रहे हैं तो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। और मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ कि ठीक है, एक स्ट्रैटेजी होती है कि जी वो अगर वो कोई सौदेबाजी करके बाहर डील करके बाहर आ जाएं, तो इन द पास्ट अगर हमने देखा है कि वो डील करके बाहर आने का मतलब ये होता है कि उस पार्टी या उस शख्सियत के लिए तो अच्छा होता है कि वो पावर में वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली देखेंगे 2022 में जिस तरह से डील की गई, तो फिर इस वक्त नवाज शरीफ कहाँ हैं? सारी अपनी सियासत को ख़त्म कर लिया। PMLN कहाँ है? अपनी सारी सियासत को ख़त्म कर लिया। PMLN वॉज अ फोर्स इन पंजाब, बट 2024 के इलेक्शन में हमने देखा उसका सफाया हो गया था और आज भी वो कहीं नज़र नहीं आती है। नवाज शरीफ इज़ नो मोर व्हाट ही वाज। तो वो अगर इमरान खान ने अपने आप को बनाना है तो वो एक डील पॉसिबल हो सकती है। बट वट एवर आई नो, जाहिर है फवाद चौधरी अच्छी तरह जानते हैं इमरान खान को, बट आप दूर से जो देखते हैं उनकी शुरू से, नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स, एज अ क्रिकेटर ऑल्सो, वो एक लड़ने वाले शख्स हैं। एंड आई डोंट थिंक सो ही इज गोइंग टू डील, मेक अ डील एंड कम आउट एंड सिट एट होम और गो आउट ऑन एग्जाइल एंड सो ऑन। मेरा तो ख्याल है कि हमें सबको उनको सलूट करना चाहिए। उनकी जो ज़ाहिर है करेज है, बहुत आसान काम नहीं होता। कोई भी नहीं समझता था कि वो इतना मुश्किल वक्त गुजार सकेंगे, बट ही हैज़ शोन दैट ही इज़ अ वेरी करेजियस लीडर, समवन पाकिस्तान ने
कम ही देखा है। भुट्टो साहब ने ज़ाहिर है उनसे ज़्यादा सज़ा भुगती थी। राइट जौहरी साहब, थोड़े से लीगल मैटर्स के ऊपर आ जाते हैं। जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर दोनों रहा आ जाएंगे, बुशरा बीवी भी और खान साहब भी। इज इट दैट सिंपल? वो तो देखिए ना, वकील तो यही कहेगा ना, वो क्या कहेगा, नहीं मैं कल केस तो लड़ रहा हूँ लेकिन वो रिलीफ नहीं मिलेगा। वो तो एक ऐसी बात कर रहे हैं ना। देखिए केसों में इमरान खान तो किसी मतलब आप किसी से भी उठा के पूछेंगे वो बताएगा कि जाली केस है, वो बताएगा कि फैसले सारे गलत हैं और इमरान खान एक नाहक कैद भुगत रहे हैं, अपनी सियासत की वजह से भुगत रहे हैं। ये तो देखिए इस पे तो मतलब क्या कोई डिबेट ही नहीं है। अब सवाल ये है कि वो बाहर आ जाएंगे, अदालतें उन्हें बाहर ले आएंगी। आंसर इज नो। जब तक एक पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकलता मामलात का, जाहिर है कि वो बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज उनका कद इतना बड़ा है। ये बाहर आने का मतलब तो ये ना कि मौजूदा जो सिस्टम है ये चला जाएगा। आप नवाज शरीफ साहब के केसेस देखेंगे ना, नवाज शरीफ साहब को हर जगह के ऊपर अदालत में लाया जाता था, ले जाया जाता था, ओपन ट्रायल हो रहा था, क्योंकि वो नवाज शरीफ इतना बड़ा खतरा नहीं थे सिस्टम के लिए। इमरान खान जो है उनका कद सियासी इतना बड़ा हो गया है कि ही इज अ रियल डेंजर टू सिस्टम। उनको बाहर निकालना ही जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है गवर्नमेंट के लिए, और इसलिए वो बाहर नहीं ला रहे उन्हें या लाते। अब इमरान खान जो है, मेरे ख्याल के अंदर जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि कोई ऐसा दोनों साइडों के ऊपर कोई लचक नहीं है। हुकूमत ने एक लचक दिखानी होती है, वहां पे कोई ख्वाहिश नहीं है, और दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो तो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जब तक ये दोनों साइडों के ऊपर, मेरी नज़र के ऊपर, तो आइडियल तो यही होगा ना कि आप आपस में निगोशिएट करें, पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान, और हम एक सोल्यूशन जो है उसकी तरफ बनाएं, या कैसे हमने आगे आइन को बहाल कैसे करना है, चीज़ें आगे कैसे लेके जानी है। लेकिन फिलहाल पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि वो इमरान खान का मुकाबला करने की किसी पोजीशन में नहीं है। दिस शोज कि इस वक्त इमरान खान का करिश्मा कितना बड़ा है, उनका कद कितना बड़ा है, और सोशल मीडिया के ऊपर तो है ही इमरान खान। और अनफॉर्चुनेटली जितनी सेंसरशिप्स आ गई हैं टीवी के ऊपर, जो 4 लोग टीवी देख रहे थे अब वो भी नहीं देखते। सो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि कोरिजन इज नॉट द, आप हमेशा जो कोरिजन होती है उसको अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली के सप्लीमेंट करते हैं ना। जो भी था, मुशर्रफ साहब थे, जनरल ज़ियाउल हक थे, अगर उनके उनके तो बाकायदा जो मार्शल लॉज थे, उनकी भी एक बहुत बड़ी नीचे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बिल्कुल ही नहीं है हुकूमत के पास, एंड देयर ओनली रिलायंस इज ऑन कोरिजन, जिसकी वजह से जो मुल्क के अंदर जो एक इंस्टेबिलिटी है, जो एक समझिए कि एक नज़र आता है, एक डीप डाउन लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, वो रोज़ जो है वो आता है। और आपको हर चीज़ बहुत अच्छी, मतलब आप देखें ना पाकिस्तान को कब यह मौका मिला कि अमेरिका, चीन, सऊदी अरेबिया, ईरान, सारे मुल्क जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान उसके ऊपर जो स्टेबिलिटी का जो एक तासुर है वो ना बना पा रहा है। क्विकली ये आपने तारीफ ही कर दी एक तरह से कि जो इस वक्त हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, वो बहुत बेहतर हैं। आपको याद होगा कि पीटीआई के ऊपर ये एक लगता था इल्ज़ाम, या खान साहब पे ये लगता था कि उनकी वजह से मामलात ख़राब हुए हैं। अब क्या हम इन हाइंडसाइट देखें तो लगता है वो इल्ज़ाम ठीक था? देखो वो तो बिल्कुल गलत बात है ना। अगर आप उससे पहले देखें कि अमेरिका के साथ जो 17 महीने के बाद टेलीफोन कॉल पहली हुई थी, मार्क रूबियो की कॉल हुई थी, वो पीटीआई के दौर में हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, आखिरी दफा वो इमरान खान के दौर में पाकिस्तान, खबरों के मुताबिक, अल्लाह करे आ जाए। वो तो वो हर महीने खबर छोड़ते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन वो आते नहीं है। पर आखिरी दफा इमरान खान के दौर में आए थे ना। तो जो ये बातें जो हैं वो आमिन कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि उस वक्त कतर के ऊपर इजराइल का हमला नहीं हुआ, जिस किस्म का जेनोसाइड इजराइल ने किया ये नहीं हुआ। इंडिया को जो कुट पड़ी है वो उस तरह से जो है वो वाकया वो नहीं हुए। वाकयात होते हैं ना, आप एक स्टैंड अलोन चीजें तो नहीं होती, एक पूरी समझिए कि एक माहौल होता है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। आई थिंक पीटीआई
डिड रियली वेल। अमेरिका से हमने ओपन अप किया, चाइना से ओपन अप किया, फिर अपना सऊदी अरेबिया के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए, वरना तो मुल्क तो बैंकरप्ट हो गया था 2018 में जब हम आए थे। अगर इमरान खान ना होते तो ये तो मुल्क जो है बैंकरप्ट हो गया। ओके, चलिए हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। तो इसी बात पंजाब की चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आज पंजाब की कारकर्दगी की भी बात की, उसके साथ साथ उन्होंने शाबाशी भी दी है सीसीडी को, जरा देखिए। सीसीडी डिपार्टमेंट बनाया है, उसने जिस तरह से अमन और अमान को पंजाब में कायम किया है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती माशाल्लाह। आईजी साहब, मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूँ कि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे पंजाब में इस वक्त जीरो क्राइम है माशाल्लाह, और वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे रोज सैकड़ों क्राइम्स होते थे, मोबाइल छीन लिया, मोटर बाइक्स चुरा। जुबैर साहब, कैसी कारकर्दगी आपको पंजाब में लग रही है? ये कहा जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा पहले ज़बरदस्त कारकर्दगी नहीं थी बुज़दार साहब की कि कंपटीशन होता, लेकिन कैसी लग रही है आपको, कंसिडरिंग अभी बहुत बड़ा चैलेंज आया है सैलाब का? देखिए, बुज़दार साहब के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई मुकाबला ही नहीं है। पॉलिटिक्स कोई हाइड करके नहीं होती है कि आप छुप छुपा के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर जो होता है ऐसी पोजीशंस पर होता है, उसको अवाम के साथ इंटरेक्ट और कनेक्ट भी होना चाहिए। सो मरियम नवाज़ का इस हवाले से तो लोग कहते हैं कि वो टिकटॉक चीफ मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, बट एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि शी इज़ सीन विद द पीपल, शी इज़ ऑल ओवर द प्लेस। जो भी होता है, बहुत मैं क्रिटिसाइज़ भी उनको करता हूँ बहुत सी चीज़ों में, सैलाब के हवाले से, तैयारी के हवाले से उनकी बहुत कमज़ोरी थी। शी वॉज इन जापान एट द टाइम, जो उनको नहीं होना चाहिए था, उनको पहले आना चाहिए था। लेकिन जब एक दफ़ा सैलाब आ गया एंड लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपके लीडर्स हैं कहाँ, वी डोंट इवन सी देम। ये एटलीस्ट अगर आप बाकी लीडर्स के मुकाबले में देखेंगे, शी इज़ सीन, हर जगह जा रही है। उनकी मिनिस्टर्स जो हैं, हेल्थ मिनिस्टर ख़ास तौर पर जो हैं वो हर जगह नज़र आए हैं, मरियम औरंगज़ेब नज़र आई हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि कितना बेहतर हुआ है उस हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, आई एम नॉट येट श्योर, बिकॉज एक तो मैं ज़ाहिर है पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है नहीं, सो मैं कह नहीं सकता वो रिज़ल्ट्स कैसे हैं। कोई रिपोर्ट तो ऐसी हमारे पास कोई ख़ास आई नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि जी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द इनिशिएटिव्स जो वो लेते हुए नज़र आती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो, चाहे वो एक उन लोगों तक पहुंचने के हवाले से हो जो ज़ाहिर है डिमांड करते हैं कि जी हमें वो सब चाहिए जो कि उनको ज़ाहिर है गरीब लोगों को नहीं मिलता। तो इन सब काउंट्स पर तो आई थिंक शी हैज़ डन वेरी वेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। राइट। आप चौधरी साहब, आप तो हैं ही इस वक्त लाहौर में बैठे हुए, सो पंजाब के अंदर कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको अंडर मरियम नवाज गवर्नेंस? ये देखिए, तब्दीली ये आई है कि मरियम नवाज के बाद इवन उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बड़े सक्सेसफुल नजर आना शुरू हो गए। उसकी वजह यह है कि किसान की जो हालत इस वक्त पंजाब में है, बुज़दार की हुकूमत में तो फ्लोरिश कर रहा था किसान। और फिर मैं बड़ा ही ज़्यादा मुझे अफसोस है, एक तो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, इनको जुडिशल सेटअप्स का एवोल्यूशन जो हुई है लॉ की, उनका इस चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं है। 10,000 स्कूल पंजाब का जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। मैं खुद प्राइवेटाइजेशन के हक में हूँ, लेकिन आपने उन बच्चों को कोई जो है वो फाइनेंशियल कवर भी देना था। आप इसके नतीजे में आपके जो स्कूल ना जाने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद में बेबहा इजाफा हो जाएगा। आपने जो तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। जो सड़कों का हालत यह है कि हमारे जेलम में डुअल कैरेज वे का जो सड़क है जो सिर्फ 10 अरब रुपए में मुकम्मल होनी थी, अब 4 साल हो गए हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ के 24 अरब के ऊपर चली गई है। उसके बाद रूरल हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं हमारे, ये जो मुकम्मल हैं वहाँ पे ये ट्रॉमा सेंटर्स 20-20, 25-30, 35-35 करोड़ रुपया लगा हुआ है, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया उन्हें नहीं मिल रहा। कभी अजीबोगरीब 170 अरब रुपए की आप तो लाहौर से दोनों वाकिफ हैं, गुलबर्ग में मुझे आप बताइए 170 अरब रुपए की लिबर्टी से मोटरवे तक जो है वो आप एलिवेटेड सड़क बना रहे हैं।
आपको शर्म हया होनी चाहिए कि बाकी जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नाली गली की नहीं है, आपने यहाँ ठेकेदारों के। और ये वैसे सारे साबिक चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारे आखिरी 2-3, उनका भी बड़ा प्रिविलेज मंसूबा था क्योंकि ठेकेदारों का बड़ा दिल करता है। सो बेसिकली जो मरियम नवाज हैं, शी इज वन ऑफ द। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, उनको पहला ऑफिस, पहली नौकरी चीफ मिनिस्टर की मिल गई है, जिंदगी में उन्होंने कभी कोई काम किया है नहीं। यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब और जो ब्यूरोक्रेसी है वो सूबा चला रही है, पुराने मंसूबे निकाल के उनको बताते हैं ये कर दिया वो कर दिया। इट्स टेरिबल व्हाट्स गोइंग ऑन इन पंजाब। बट आई स्टिल थिंक थोड़ा सा रीथिंक करें। जो आपने कहा कि बुज़ा साहब का टाइम बेहतर लग रहा है, मरियम नवाज के पास देखो ना, नहीं मैं आपको बताता हूँ, बुज़दार के दौर में जो किसान था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी वो कहाँ पे थी, आप कंपेयर कर लें आज। फैसलाबाद में जो अपना लेबर है, आप उसकी हालत कंपेयर कर लें कि वो आज क्या थी। उसके बाद जो जुडिशरी यहाँ पे मौजूद थी, आप तो देखो ना जुडिशरी है ना कोई और काम है ना मीडिया है, कि वो कम से कम जो वो अहमद फराज जिनको नोटिस हो गया, वो पुलिस के ऊपर जो है उन्होंने स्टोरियां दी हैं, उन्होंने उनको उठा के जो है पीका में जो है वो डाल दी। ज़ुबैर साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? लेट्स सी ज़ुबैर साहब, आपकी ट्वीट भी हम डिस्कस करना चाहे थे, जो आपने कहा कि पाकिस्तान प्रेजेंट इकोनॉमिक मॉडल डज नॉट सपोर्ट पॉवर्टी रिडक्शन एज पर डैमेजिंग रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ज़रूर आप कमेंट करें चौधरी साहब की बात पे, लेकिन ज़रूर बताइएगा कि किस ईरा में आपको लगता है कि पॉवर्टी रिडक्शन पे फोकस था। अच्छा, एक ये जो मैं बहुत सी चीज़ें जो मरियम नवाज़ की गवर्नेंस के हवाले से फवाद चौधरी ने कही, आई टोटली एग्री, बिकॉज मैं इकोनॉमी के हवाले से बात नहीं कर रहा था। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बर्बाद करने में उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। एंड द अदर थिंग दैट आई मस्ट पॉइंट आउट, आई थिंक शी हैज़ रूल्ड विद ब्रूटैलिटी, अथॉरिटेरियनिज्म, फैसिज्म, कि उसमें आपके ऑपोजिशन के पास किसी को भी कोई आवाज़ कोई रेज़ करने का हक नहीं है। सो ब्रूटली सप्रेस किया जाता है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली अगेंस्ट द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, कि जहाँ आज़ादी है, सहाफ़त की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सब बिल्कुल। सो शी इज़ ऑब्वियसली लविंग दिस थिंग कि वो ब्रूट फोर्स के साथ हर आवाज़ को दबा देती हैं, कुचल देती हैं, बल्कि अगर कहा जाए। जो पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से कहा है कि वो बिल्कुल एक, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, और हमें तो पता था कि ये पिछले 3 साल में एक तो 7% का इजाफा हुआ है in terms of increase in number of people who have gone below the poverty line। और मैं यहाँ ये भी वजाहत कर दूँ, जो मेरा ख्याल है जो PMLN वाले उसको सेलिब्रेट कर रहे, सेलिब्रेट तो करने की कोई चीज़ नहीं होती है, कि वो 24% उन्होंने कहा है शायद कि वो एक्सट्रीम पावर्टी एक है, एक होता है पावर्टी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मेजर करते हैं जिस तरह से, उस तरह से 44.7 विच इज़ 45% पाकिस्तान में पावर्टी है। But what the report alarmingly says is कि पाकिस्तान, और ये हमेशा मैं पहले भी कहता था कि पावर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ आवर पॉलिसी डिसीजंस, पावर्टी इज नॉट जस्ट हैपनिंग, क्योंकि हमारे लिए वो पावर्टी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम समझते ही नहीं है कि पावर्टी बड़ा सिंपल है। और साथ में एक और चीज़ है कि जितना सप्रेस मिडिल क्लास हो गया, पावर्टी में तो इजाफा हुआ ही हुआ है, उसके अलावा, और उसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पहले की तारीफ किया ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स जो पॉलिसी थी दैट हेल्प्ड रिड्यूस पावर्टी। पीटीआई की हुकूमत के दौरान पावर्टी रिडक्शन हुई थी, 1 साल ऊपर गई थी जब कोविड आया था, लेकिन उसके बाद पावर्टी रिडक्शन ही हुई थी। तो ये अगर आपने 3-3.5 साल के बाद अगर आपकी ये रिपोर्ट आए कि मिडिल क्लास जितने मुश्किल में है कि उसको बेसिक एक्सेस नहीं है, मिडिल क्लास को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास, और इसी तरह से एनर्जी हासिल करने में, इसी तरह से हाउसिंग हासिल करने में, और प्लस अगर आपका 7% इजाफा हुआ है पावर्टी में, तो आई डोंट थिंक ये दिस इज द फाइनल सर्टिफिकेट, और प्लस 24% अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक और स्टैटिस्टिक मैं आपको बता दूं, 15 साल से 24 साल के जो एज ग्रुप है, उसमें आप सोचें कि उसमें तकरीबन 50% ऐसा है पूरे पॉपुलेशन में 15 से 24 साल कि ना वो स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं और ना ही वो कोई नौकरी कर रहे हैं। अभी आप खुद सोचेंगे करोड़ों लोग अगर ऐसे घर बैठेंगे तो उसका क्या फ्यूचर होगा यूथ का। एंड फवाद चौधरी साहब, आपकी भी ट्वीट आपने की है, स्टॉक मार्केट अभी तक डॉलर में इतनी है जितनी 2021 में थी, सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक ऊपर है। आप भी खुश नहीं हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से?
वो तो देखो ना, जुबैर साहब ज्यादा इसके ऊपर जो है वो बता सकते हैं, बट फिगर सेज कि जो 2020-21 के अंदर जो डॉलर्स में वर्थ थी स्टॉक एक्सचेंज की, लगभग उसकी है, मुजम्मल ने तो लिखा है कि नहीं उससे भी कम चली गई है, बट ये जुबैर साहब इसके ऊपर बेहतर बता सकते हैं। बट देखिए बड़ी सिंपल मैं आपको बताऊं, मैं हूं, आप हैं, हम सब लोग जो हैं, हम लोग खुद जो हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हमारे इंटरेक्शन सारे जो हैं वो मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास हैं। तनख्वाहदार तबके की तो कमर टूट गई है। अब आपके सामने जो आपके इस वक्त जो कैमरामैन हैं, जो आपके साथ नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, ड्राइवर्स हैं, या जो जो हमारा तबका है जो लोअर मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास से जुबैर साहब अगेन ज़्यादा बेहतर इसकी डेफिनेशन बता सकेंगे, बट मेरे ख्याल में 60,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक जो कमाने वाला है ना, उसको आप लोअर मिडिल क्लास समझें, और 1 लाख से 3-3.5 लाख कमाने वाला जो है उसको आप मिडिल क्लास समझे। अभी ये जो लोग हैं ना, पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी की में जो कमी नहीं हो रही और इजाफा भी हो रहा है, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर जो प्रेशर्स आए हैं महंगाई के भी, और फिर जो टैक्स में इन्होंने किया है कि जो लोग टैक्स दे रहे थे उनको और जो है वो उन्होंने दबा दिया, जो लोग नहीं टैक्स दे रहे थे उनके लिए कुछ किया ही नहीं। सो ये जो एक हमारे सामने की बात है ना, ये इसके लिए तो क्या सर्वे रिपोर्ट क्या चाहिए, सारे लोग जो हमें मिलते जुलते हैं, बात होती है उनसे, उनकी जिंदगियों के हाल पूछे ना कि क्या हो गए हैं। So everyone is unhappy. Very interesting debate, but I have to wrap it up. Thank you, gentlemen, for being on the program. हम एक break लेंगे and we will be right back. And welcome back. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने अमरीकी सदर से मुलाकात की। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के अलावा तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सरबराहान शरीक हुए। इस इजलास में गाजा में जारी जंग और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया है कि वो गाजा में क़याम अमन के लिए अमली किरदार अदा करें। सदर ट्रंप ने इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गैर रस्मी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की कल वाइट हाउस में बाज़ाब्ता मुलाकात शेड्यूल है। सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात में क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। BBC ने इस मुलाकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शमूलियत पर एक आर्टिकल लिखा है। वो कहते हैं कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान पर मुश्तमिल इस इजलास में पाकिस्तान की शमूलियत मशरिक़ वुस्ता के ख़ित्ते में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी करती है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम दिफाई मुआहदे की बाज़गश्त अब तक जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन पर होने वाली इस मुलाकात से चंद रोज़ कबल ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बाहमी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा हुआ है। ये मुआहदा ज़ाहिर करता है कि खलीजी ममालिक का रुझान पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। सऊदी अरब के साथ होने वाले इस मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत को दूसरे के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। माजी में अमेरिका, सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी की जमानत समझा जाता था। जिस वक्त अमेरिकी सदर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात कर रहे थे तो ऐन उसी वक्त गाजा के अवाम के लिए जाने वाले इमदादी काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को इसराइल ने ड्रोन हमले का निशाना बनाया। फ्लोटेला में शरीक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इसराइल की जानिब से रात के वक्त में ड्रोन्स के जरिए बारूदी मवाद और आग के गोले बरसाए गए। फ्लोटेला के शुरुका के हौसले बुलंद हैं और वो गाजा पहुंचने के लिए पुरअज़्म है। लेट्स वॉच दैट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सदर ट्रंप की जो ये मीटिंग है जिसमें तुर्की, कतर, तकरीबन 8 ममालिक के सरबराहों से मुलाकात हुई है, पाकिस्तान उसमें शामिल है, क्या हम सीज फायर की तरफ जा सकते हैं? परिया देखें, बात आउटकम की है कि इसकी क्या आउटकम हुई है। उनका जोर सिर्फ एक बात पे था, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीज फायर, ही इज नॉट इंटरेस्टेड के रेस्टोरेशन ऑफ ऑल फूड सप्लाई, ही वाज ओनली इंटरेस्टेड कि ये 8 ममालिक हमास को मजबूर करके इजरायली जो कैदी हैं जिंदा या मुर्दा उनको वापस करवा दें। आई मीन मुझे समझ नहीं आती है कि अगर आप सीज फायर करें, जिस दिन सीज फायर होगी हमास भी रिटर्न ऑल के प्रिजनर्स और फिर पैलेस्टीन प्रिजनर जब वो वापस होने चाहिए। मुझे ये तो आप बहाना लेट करने का लगा रहे हैं ताकि और जेनोसाइड हो जाए। पूरी बिल्डिंग वो एक्सप्लोसिव लगा के
पूरे गाजा में तबाह कर रहा है, बिल्डिंगों को गिरा रहा है ताकि वहाँ पर लिवेबल एरिया न रहे, एंड दे परफोर्स हैव टू लीव गाजा। इस्लामिक ममालिक वहाँ 8-9 थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे चीफ ऑफ मिनिस्टर नवाज शरीफ ने खुल के वजाहत की है, हर जगह पे क्या है कि गजा के बारे में, जेनोसाइड के बारे में, जुल्म बर्बरियत के बारे में। इवन प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि इसकी मेंबरशिप इजराइल खत्म की जाए। हर जगह पे बात की गई है, लेकिन बात यह है कि क्या ये हमने इस्लामिक ममालिक में कोई एक यूनिटी का मुजाहरा किया? क्या हमने दोहा में कोई बहुत अच्छा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लेकर आए, कोई उसको वार्निंग दी, नॉट कि अग्रेसिव कि हमने अटैक करना है। आप इकोनॉमिक, आपके बहुत तरीके हैं उसको कोर्स करने के, वो हमने किया। 8 ममालिक कॉन्फ्रेंस में अभी तक हमें नहीं पता है कि वहाँ हमारे इस्लामिक ममालिक ने क्या बात की है। क्या उन्होंने कहा कि यस वी गारंटी आज लड़ाई बंद करें, कल आपके कैदी, ये इजरायली कैदी वापस हो जाएंगे। और हमास ने तो यहाँ तक कहा कि मैं आधे तो अभी कि हम तैयार हैं, अगर आप 2 महीने के लिए जंगबंदी कर लें। बात यह है कि आप वो कैदी भी वापस कर दें, जंगबंदी भी ना हो, गजा में जुल्म बर्बरियत भी हो, उनको भूखा भी मार दें, उनको यहाँ से पुश ऑफ भी कर दें। दिस इज नॉट द प्लानिंग, ये तो कोई बात नहीं है। इसलिए अगर उसी वक्त मैं ये कहता हूँ कि जब दोहा में बात हुई थी, अगर इस्लामिक ममालिक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते, एज ए यूनिटी का मुजाहरा करते हुए कि हम इजराइल को 4 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अगर इजराइल जंगबंदी नहीं करता, फूड सप्लाई दोबारा रिस्टोर नहीं करता, तो हम उसके ऊपर तमाम अरब ममालिक इजराइल की कमर्शियल फ्लाइट्स की हम पाबंदी लगा देंगे, फ्लाइट नहीं कर सकेंगे, ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे, उससे कोई इकोनॉमिक ट्रेड नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, और अब्राहम अकॉर्ड के ममालिक सस्पेंड कर देंगे सफारती ताल्लुकात। इजराइल वुड हैव कम टू नीज, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन हमने तो वही रवायती कंडेम करते हैं, टास्क फोर्स बनाएंगे, हम ये कर देंगे, बट फिर ये आपके डूएबल चीजें थी ना, आपने ये क्यों नहीं किया? इससे पता चला कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस अरब ममालिक के ऊपर इतना है कि वो बेचारे मजबूर हैं, वहाँ पे तो कब्जा किया हुआ है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, एकदम से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई यूरोपियन कंट्रीज ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। ये इसके पीछे क्या मूव हो सकती है? देखें, इट इज टू पैसिफाई पैलेस्टाइन, द पैसिफाइड मुस्लिम वर्ल्ड, के देखें ये बहुत अरब यूरोपियन ममालिक ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, कनाडा ने, स्पेन ने, हमने इसको तस्लीम करने से उसको क्या वहाँ पर जेनोसाइड खत्म हो गई है? क्या जंगबंदी हो गई है? उन भूखे बेचारे बच्चों को जो है वो खाना पीना मिल गया है? ये तो जब तक अमेरिका पूरे 5 ममालिक परमानेंट हैं वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसको रुकनीत भी नहीं मिलेगी, उसके वहाँ पर एम्बेसडर भी नहीं जाएंगे दुनिया के। वहाँ पर वाकई गाजा में क्या है, यरूशलेम में कोई हालात हैं, बैतुल मक़दस में कोई हालात हैं। तो बात इस वक्त उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए सीज फायर, उनको बेचारों को भूखा मरने से बचाने की बात है, उन पर जुल्म बर्बरियत बंद करने की बात है। ये हमारे 57 इस्लामिक ममालिक दे हैव फेल्ड बिकॉज दे कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन प्रेशर जो उन्होंने जरूर अरब ममालिक पर डाला होगा, क्योंकि जाहिर है कि उनकी अपनी कंपल्शन है। आप ये तो डूएबल चीज़ है ना, इकोनॉमी का अगर उन पर क्वेश्चन करें तो वो इजराइल विल कम टू नीज, लेकिन हम नहीं कर सकेंगे। और अभी भी आप देख लें, अमेरिकन प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली में भी एक बात की है कि प्रेशर डालें 8 ममालिक कि वो जंगी कैदी जो सिविलियन कैदी हैं हमारा तो छोड़ दें। भाई वो तो छोड़ दे, आप जंग तो बंद कराएं। आप जो ही जंग बंद होगी, वाई शुड दे कीप इट इमीडिएट, यही मुआहदा होगा, सीज फायर परमानेंट, कैदी वापस, पैलेस्टीन कैदी वापस, इट्स एंड ऑफ इट। और फिर बेशक इस्लामिक फोर्स वहाँ चली जाए मॉनिटर करने के लिए, वहाँ का नज़्म संभालने के लिए, टिल द टाइम आप पैलेस्टाइन को अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बनती है तो उसको फौज उसको चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो पाकिस्तान कैन गिव ट्रेनिंग, टर्की कैन गिव ट्रेनिंग, उनके ऑफिसर्स आ जाए, उनको तो पाकिस्तान जाके वहाँ पर उनको ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग कर सकता है ताकि वो अपने आप को संभाल सके। फिर हमास का रोल ख़त्म होता है, फिर उसके बाद उसको बेशक डिस्आर्म करें, बट देयर हैज टू बी। आप बुली कर रहे हैं, एक 30-40 इजरायली के लिए आपने 1 लाख लोगों को मार दिया, आपने पूरा तबाह कर दिया। तो यही है, हम ये बात जानते हैं ब्रिगेडियर साहब कि असल प्लान तो यही है कि जेनोसाइड हो, ख़त्म हो, फ़लस्तीनी सफ़ा हस्ती से ही मिट जाए, हमारा कब्ज़ा हो जाए, चले जाएं, निकल जाएं।
सो फॉर द टाइम बीइंग अगर थोड़ा सा हॉल्ट होता भी है तो असल अज़म तो यही है। इसमें क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? यू राइटली सेड कि रिकग्नाइज कर भी लिया तो उससे वो आप रोक तो नहीं रहे जो आपका नेचुरल प्लान चल रहा है, उसके लिए क्या हो सकता है? एक टास्क फोर्स है, एक यूनाइटेड फ्रंट है, क्या है? देखें, यही तो बात है अमेरिकन से, ये इस्लामिक वाले को बात करने की बात है कि व्हाट नेक्स्ट। अगर जंगबंदी भी होती है तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? इसको कौन रिकंस्ट्रक्शन करेगा? अरब ममालिक बहुत पैसा है, दुनिया जहान के टिल $1 ट्रिलियन के वेपन एवरेज खरीद रहे हैं। आप $1 बिलियन का आप 747 गिफ्ट कर रहे हैं, आप ये वहां पर लगा दें। यू कैन डू इट। बाकी ममालिक भी, अमेरिका भी करे, बिकॉज दे आर आल्सो रिस्पांसिबल। यूनाइटेड नेशन शुड आल्सो, अदर यूरोपियन कंट्रीज को भी कहेंगे वो सब मिलके इस तरीके करें। बट ये पहले जंगबंदी तो हो, वो तो नहीं चाह रहे, वो तो उनके ट्रुप्स भी आए हुए हैं और वो बिल्डिंगों में एक्सप्लोसिव लगा के उसको उड़ा रहे हैं। आप ये देखें कि वो पूरा अनलिवेबल एरिया बनाना चाह रहे हैं। एंड देन द होल वर्ल्ड इज मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे, बल्कि आई वुड से यूरोपीय ममालिक में ज़्यादा वो स्ट्राइक्स हो रही हैं। इटली में देख लें आप, बरतानिया में देख लें आप, फ्रांस में देख लें आप, बेल्जियम में देखें, स्पेन में देखें, अब कौन से इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो हमें अपनी रिविजिट करने की बात है कि हम कितने यूनाइटेड हैं। आज यूनाइटेड नहीं होंगे तो वन बाय वन, इजराइल ने तो कह दिया कि मिडल ईस्ट में एक ही पावर है इजराइल, नो वन एल्स। ईरान ने रेजिलिएंट थे, दिखा दिया, इजराइल बैठ गया। पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसा मारा, पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया, पाकिस्तान मुसल्लह फौज का नाम रोशन हो गया, सिपा सलार का नाम रोशन हो गया। तो यू हैव टू शो स्ट्रेंथ। अभी अगर इस्लामिक वर्ल्ड यूनिटी नहीं दिखाते तो फिर तो वो दे आर नॉट गोइंग टू लीड यू। Indeed, thank you so much गिरी साहब for joining us on the program. यकीनन कुछ स्ट्रैटेजीज ये होती हैं जहाँ पर आपको you have to call a spade। जो बुलीज हैं उनको डील करने का तरीका ये है कि आपको उनसे डरना नहीं है और उनसे निगोशिएट भी नहीं करना, but then you have to show power to bullies in particular. Do take care of yourself. Allah Hafiz.